अरे कहाँ गया? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर मुझे बेसिक काम करना है कि हाँ जी, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, ओके बैड। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर? यस। अगर मान लो कि डी मैंने एक ट्यूपल बनाया है, ट्यूपल नहीं लिस्ट बनाई है एक मैंने, ठीक है, और उसको मैंने जैसे एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन लगाता हूँ इस तरह की बेसिक, ठीक है, तो सही है, मतलब दिस इज बेसिक इफ। हाँ, अगर मैं इसी चीज को चाहता हूँ कि चेक करूँ केस के थ्रू, आइडियली व्हाट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि क्योंकि देयर इज नथिंग एज सच अ वेरिएबल दैट आई वांट टू कंपेयर और विद सम स्पेसिफिक वैल्यू, तो आई वुड हैव डन दिस वे, case 7 in D, then this case by default, like for example this one, but ultimately मुझे इस तरह का दिखा कि मैच ट्रू करना डेफिनेटली भेज, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स, तो इनपुट देना पड़ेगा आपको, ट्रू देना ही, मतलब ऐसे में एक डमी इनपुट देना पड़ गया ट्रू। उसके बाद यहाँ पे केस के बाद मैंने लगा दिया कि जस्ट एक फ्लोर, मतलब नथिंग एज सच, बेसिकली मैंने इफ एल्स ही लिख दिया, कोई मुझे वो उसका मैच केस का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। नॉर्मली दिस मैच केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन PL SQL या T SQL, जहाँ पे हम अगर केस स्टेटमेंट सीखना चाहें विदाउट एज सच स्पेसिफिक वेरिएबल टू बी कंपेयर्ड, तो इट सीम्स प्रीटी नेचुरल इन दिस वे, बट यहाँ पे थोड़ा सा गंदा से मतलब यूजेस नहीं है, मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड। आप अगर इसको रियल टाइम पे यूज करना चाहोगे ना, तो इतना ज्यादा रियल टाइम पे यूजेस नहीं मिलेंगे इसके। exactly. ना सिनेरियोस काइंड ऑफ थिंक लाइक 1+1 जो हमें कॉलेजेस में सिखाते थे, तो उस टाइप के सिनेरियोस बस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली जो आपको फोकस करना है ना, वो आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर, क्या बोलते हैं, एक एल्स एंड लूप पे। एक जस्ट अ मिनट, एक मोमेंट दीजिएगा थोड़ा सा टाइम। ऑन करके यस। तो उसमें ना आपको इतना कोई सिनेरियोस अलग से नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली जो कौन सा आप मैंने जो असाइनमेंट भेजे उसमें मैच केस के मैंने आपको भेजे ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोलता कि कैलकुलेटर डिजाइन कर लो, ठीक है, डेज आप आइडेंटिफाई कर लो, वीक आइडेंटिफाई कर लो, काइंड ऑफ थिंग, इस टाइप के सिनेरियोस उसके अंदर बनते हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा वी कैन से दैट लाइक कोई कौन बनेगा करोड़पति टाइप ऑफ गेम्स, वेयर वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन A B C D and then you have to choose something। तो इस टाइप के केसेस, इस टाइप के सिनेरियोस उसके अंदर क्रिएट हो, बट रियल टाइम पे अगर आप फोकस करोगे, आप प्रॉपरली वे में जाओगे, तो उसमें ना आपको मैच केस के यूजेस नहीं मिलेंगे सारे। मेनली जो यूजेस है आपको लूप एंड इफ एल्स पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि वही आपका जो सिस्टम है वो आपका रन करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट। राइट, थैंक्स। तो अभी आपने लूप्स पे थोड़ा बहुत वर्कआउट किया आप लोगों ने कुछ? हाँ, किया था। उसमें कोई डाउट्स, उसमें कोई चैलेंजेस आपको फेस हुए? नहीं ऐसे, सो बेसिकली समझ में आया कि जो फॉर लूप है वो इट इज बेसिकली मेंट टू बी ट्रैवर्स्ड थ्रू अ ट्यूपल या फिर थ्रू अ लिस्ट। अगर इन जनरल, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो आपने वो दिखाया था जिससे हम एक रेंज से भी लूप कर सकते हैं, बट अगर रेंज से करना तो व्हाइल इज मोर कन्वीनियंट, सो ये मेरा टेक अवे था। बट Absolutely, but it depends on the situation-based questions. Like suppose if you want to identify the count of numbers, okay, count of digits, sorry, not numbers, count of digits. Suppose आपके पास एक number है and you have to count the number digits, कितने digits उसके अंदर available है, then you can see कि आपका while loop वहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब आपको बहुत इजी रहेगा उसके बेसिस पे लॉजिक डिजाइन करने में। एंड जहां पर आपका सिक्वेंशियल फॉर्मेट आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि मैंने आपको कोई दो नंबर्स दे दिए स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, लाइक 1 to 1000 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, सो यू वांट टू रन अ सीरीज 1 to 1000, आपको एक नंबर की सीरीज चलानी पड़ेगी, सो फॉर लूप इज बेटर फॉर दैट पर्पस। तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते, लाइक काफी सारे सिनारियोस, काफी सारे डिस्कशंस आपको मिलेंगे स्टैक ओवरफ्लो अदर अदर वेबसाइट्स पे। फॉर लूप इज बेटर देन व्हाइल लूप। फॉर लूप में थोड़ा कम टाइम लगता है, व्हाइल लूप में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, स्टेप ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजें रहती है।
ऐसे काफी सारे डिस्कशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट अगर आप रियलिटी में उनको प्रोसेस करके खुद से देखोगे और उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करोगे तो आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। प्रोसेस उतना ही है, रनिंग मोड उतना ही है। सो बेसिकली वी आर कॉन्सेंट्रेट ओनली टू थिंग्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोनों चीजों में आप प्रोसेस देखोगे तो दोनों चीजों में प्रोसेस आपका सेम है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, वी हैव टोटल 3 लॉजिक्स इन द प्राइम नंबर्स, बट जो एक लॉजिक होता है ना, कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज व्हाट, अ नंबर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। ओके, तो उसमें काफी सारे सिनेरियोज बनते हैं कि 1 से लेके एंड तक, एट द नंबर तक चलाओ, 91 आ गया तो 91 टाइम्स आपका लूप रन कर रहा है। बट द एफिशिएंट लॉजिक इज व्हाट, कि आप वो चेक करो कि बेसिकली हमारा जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ सिंगल टाइम डिविजिबल हो। ओके, उसको हाफ कर दो किसी भी नंबर को, एंड उसी हाफ पॉइंट पे आप चेक कर लो योर नंबर इज डिविजिबल बाय द 1 और एनी अदर नंबर्स, तो उसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बस एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। राइट। बाकी आपका कोई भी मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन सिंटैक्स एंड they are used for only for the problem solving purpose। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है। बेसिकली आपका जो काम करेगा वो आपका लॉजिक काम करेगा कि आप उस चीज को कैसे सोच रहे हो। ओके, सो उसी में हम लोग एक आगे स्टेप मूव करते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम बना रहे थे, दे आर ऑल द प्रोग्राम्स वी आर रनिंग ऑन द ओपन स्पेस। ठीक है, ओपन स्पेस से मेरा मतलब ये है, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्लॉक और प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो काइंड ऑफ थिंग, ब्लॉक का मेरा मतलब हुआ कोई स्पेसिफिक एरिया में उसको यूज नहीं कर रहा। अगर सपोज मैंने आपको दोबारा उस प्रोग्राम को या किसी और नंबर के साथ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला तो आपको उसको रीडिजाइन करना पड़ता है। ओके, तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी अवेलेबल कराए। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो नाम आता है, वो एक ही कॉन्सेप्ट का नाम आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन। ओके, और फंक्शन को इतना कंसंट्रेशन लेवल पे आपको मतलब इतने अच्छे से समझना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऊप्स में अगर मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसी को मेथड बोल रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, फंक्शन एंड मेथड बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब अभी मैं पीओपी फॉर्मेट पर काम कर रहा हूँ, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे वर्कआउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइटिंग स्किल थोड़ा सा अलग होगा। और जब मैं काम करूंगा ऊप्स के ऊपर, तब मैं मेथड को जब डिजाइन कराऊंगा तो मैं वहां पर कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स उसमें ऐड ऑन करूंगा, कुछ टोकन्स उसमें ऐड ऑन करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे तो वो मेथड के फॉर्म में वर्कआउट नहीं करेगा उसमें। बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, सो पाइथन पूरा कंप्लीट उसको फॉलो करता है, तो आप फंक्शन को जितने अच्छे से क्लियर कर लोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आगे जितना भी पार्ट आपका प्रोसेस होना है, चाहे आप स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ो, चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप numpy, pandas, matplotlib या कोई भी लाइब्रेरी आप स्टडी करते हो जो आपके यूजेस में आएगी इन पाइथन, सो फंक्शन के बिना आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला। ओके, तो हम पहले बेस कंप्लीट करते हैं फंक्शन का। फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, आप लोग ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे PL/SQL पे आप काम करते हो, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा। एक चीज हम लोग यूज करते हैं SQL में, दैट वन इज स्टोर प्रोसीजर, राइट। स्टोर प्रोसीजर से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए, यूज भी करते होगे कंटिन्यूस, है ना। इट्स काइंड ऑफ थिंग कि वो भी एक तरीके से फंक्शन की तरह वर्कआउट करता है, हालांकि वो फंक्शन नहीं होता बट एक फंक्शन की तरह वर्कआउट करता है। तो फंक्शन क्या, एक छोटा सा डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। फंक्शन इज व्हाट, अ स्पेसिफिक एरिया where we can perform any specific task। okay, तो कोई भी आप स्पेसिफिक टास्क इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इसके अंदर है ना इंटरनल टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ओके,
So concentrate करना, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल आल्सो. ओके, सो यहाँ पे है ना दो टाइप के फंक्शन के टाइप्स जो थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. टाइप्स ऑफ फंक्शन दो हैं हमारे पास पाइथन के अंदर. द फर्स्ट वन इज इनबिल्ट. इनबिल्ट में जो फंक्शन आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं हम उनको इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं. इट्स वेरी सिंपल थिंग. जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट आप लोगों ने पढ़ा, एंड एक मैथ्स लाइब्रेरी. और मैं आपको लास्ट में मेरे को याद दिला देना जब हमारा सेशन पूरे तरीके से कंप्लीट एंड अप हो रहा हो, तो आप मुझे बस बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में याद दिला देना, तो मैं आपको कुछ बेसिक लाइब्रेरीज और बता दूंगा. ठीक है, POW हो गया, एंड आप SQRT यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस जो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर व्हाट प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हो. दूसरा पॉइंट होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? जो यूजर मतलब जो आप लोग डिजाइन करते हैं उसमें 3 लेवल्स होते हैं. तो पाइथन में बेसिकली है ना, हम मेरे को तो 2 ही लेवल पढ़ाए गए थे, तो मैंने भी 2 ही लेवल पढ़े. मैंने 2 लेवल ही पढ़ाए हैं लोगों को. बट मैं एक जावा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आने वाला बंदा हूँ. तो जावा में हमारे पास एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं. तो मैंने भी पाइथन के अंदर क्या करा, थोड़ा सा टर्न आउट किया, और उसमें थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पाइथन डॉक्स, जो मैंने आपको बोला था कि आप उधर से फॉलो अप कर सकते हो, वहां पर जाके जब मैंने देखा तो वहां पर 3 लेवल्स थे हमारे पास. एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम पाइथन में एग्जैक्टली यूटिलाइज नहीं करते, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप इसको कैसे बनाओगे. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज योर फंक्शन डेफिनेशन. जब आप कोई टास्क पूरे तरीके से परफॉर्म करते हो तब हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, किसका? फंक्शन डेफिनेशन का. ओके, एंड द लास्ट वन इज वेरी इजी थिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फंक्शन कॉलिंग. इसकी वजह से काफी सारे टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आगे. ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स. पहले हम इन सब चीजों को कवर अप करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, सो नाउ मैं एक न्यू सेल बनाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंटैक्स. तो ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स है. फंक्शन के सिंटैक्स में जब भी आप फंक्शन को यूज करोगे, ठीक है, तो सिंटैक्स बहुत इजी सा है फंक्शन का. आपको डैप यूज करना पड़ता है. क्या यूज करना पड़ता है? डैप. बिना डैप के आपका काम नहीं चलेगा. डैप के बाद आप दोगे फंक्शन नेम. ओके, और सबसे लास्ट में पैरेंथेसिस कॉलन लगाना कंपलसरी है. कॉलन इज बेसिकली इट्स इन ब्लॉक, जो आप ऑलरेडी सीख के आए हो लूप्स के अंदर और इफ एल्स के अंदर. और ये पैरेंथेसिस मेंशन करना कंपलसरी होता है. अगर पैरेंथेसिस मेंशन नहीं करोगे तो ये फंक्शन कंसिडरेबल नहीं होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट माय फंक्शन सिंटैक्स. ओके, नाउ अब मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये तीनों स्टेप आपको अलग अलग सेपरेट सेल में आपको बता देता हूँ. तीनों स्टेप्स कैसे लिखते हैं हम लोग. दिस वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेरेशन इज व्हाट? डैप लिखा. सपोज मेरे को एक एडिशन प्रोग्राम बनाना है, मैंने इसको ब्लॉक किया एंड इस तरीके से कर दिया. या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फन नाम का प्रोग्राम फंक्शन डिजाइन करता हूँ. तो दैट इज द स्टैंडर्ड कीवर्ड. जब भी आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? डैप से. देन यू हैव टू असाइन हियर व्हाट? फन. एंड उसके बाद मैंने दे दिया सिंपली पैरेंथेसिस फिर कॉल. अब हमें एक चीज पता था, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जब आप फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करते हो, आप उसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं. तो लास्ट किसी और प्रोग्रामिंग की बात करूं, C++ या जावा वगैरह की बात करूं, तो हम करली ब्रैकेट बॉडी बना के फंक्शन के उसे ड्रॉप कर देते थे. अदरवाइज हम उसके आगे सेमीकोलन असाइन कर देते थे, लाइक दिस टाइप. तो हम इस तरीके से असाइन कर देते हैं. मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बट पाइथन में क्या होता है ना, इसमें ना एरर आ जाती है. फिर हम अगर आप कॉलन लगा के भी देखोगे तो इसमें कॉलन का बोला तब भी आपका ना सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि आप सेमीकोलन से इसको ब्लॉक नहीं कर सकते. ठीक है, तो पोर्शन आता है कि अब आप फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करोगे. तो इट्स वेरी इजी.
आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था ट्रांसफर स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं हम क्या, पास। तो जब आपका कोई ब्लॉक आपको पाइथन में खाली छोड़ना होता है या किसी ब्लॉक के अंदर आपको कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें पास लिखना होता है, या फिर आप 3 डॉट लगा, कोई एरर नहीं आएगी, कोई टास्क हमने परफॉर्म नहीं करा, ये ब्लॉक जो है वो कंप्लीटली आपका क्या है, ब्लैंक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आपका ये फंक्शन जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। हालांकि रियल टाइम पे इसको हम इस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, फंक्शन डेफिनेशन का। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन का, तो सेम नेम का प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग और उसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो डाफ लिया, एंड दिस वन इज फन। आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, टास्क परफॉर्म करना है टास्क परफॉर्म कर दो, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट हेलो लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। मैं आपको एक लूप का प्रोग्राम इसमें रन करके आपको बता दूंगा, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कैसे हम काम करते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन इज व्हाट, जहां पर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी मैंने कोई टास्क परफॉर्म, ये भी मेरा एक टास्क है कि मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो नाम का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मेरा कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों, बिकॉज फंक्शन विदाउट कॉलिंग एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे एक और चीज समझी, फंक्शन कॉलिंग। तो कॉलिंग में बहुत सिंपल सा है, आपको क्या लिखना है, व्हाट्स योर फंक्शन नेम फन है, आगे पैरेंथेसिस लगाओ और एग्जीक्यूट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शन कॉलिंग होके आपको जो आपने टास्क परफॉर्म किया था वो आउटपुट आपके पास आ गया। और इट्स नॉट कंपलसरी कि फंक्शन डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है, आप नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शन डेफिनेशन देना कंपलसरी होता है, दोगे तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये जो पार्ट है मेरे को रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे सपोज 5 टाइम्स हेलो लिखना है, सो व्हाट आई डू, मैंने लिखा सिंपल सा फॉर आई इन रेंज एंड 4। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आउटपुट कितनी बार आएगा, यस क्विकली आंसर देना, इसका आउटपुट कितनी बार आएगा, हेलो 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 4 बार आएगा हेलो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हेलो 4 बार आएगा हेलो, सेपरेट लाइंस। ओके अच्छा मुझे लगा हेलो 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 आप बोल रहे थे, मुझे लगा वॉइस नहीं आ रही। ओके तो 4 टाइम्स हेलो आएगा, नहीं इसका 5 टाइम्स हेलो आएगा। क्या निशान 5 टाइम्स क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका रेंज जब स्टार्ट करेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा। एब्सोल्युटली, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है और 4 0 से से 3 कंफर्म तक जाएगा ना, 0 से 3 तक नहीं जाएगा ये। हाँ 4 0 तक से 3 जाएगा। तक जाएगा, करेक्ट। तो 4 टाइम्स हेलो आएगा, करेक्ट। अगर मैं 5 लिखूंगा तब 5 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स लिखा आपका, अच्छा सही था रजनीश, 4 टाइम आएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको 4 टाइम ही कंसिडर करा कि ये 4 तक जाएगा, लेकिन इसका रेंज का जो स्टॉप होता है ना वो कितना जाता है, एक डाउन जाता है, ओके ओके ओके। तो ये 3 तक जाएगा, ओके। तो ये क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा था। अब हम एक छोटा सा लूप का कोई प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हम I स्टार्ट have करते हैं। question. विशाल, I have question. हाँ जी, 2 क्वेश्चन है, प्रॉब्ली आप इसको शायद बाद में कवर करोगे, बट अगर कवर करने वाले तो आप बता देना। जस्ट एक ओके बेसिक क्वेश्चन थे कि हमें फंक्शन डिक्लेरेशन देने की जरूरत क्यों, उसकी फंक्शन की, अच्छा बिफोर आई गो देयर, फंक्शन कॉलिंग जब मैं कर रहा हूँ तो उससे पहले फंक्शन डेफिनेशन होना मैंडेटरी है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं फन पहले लिख दूं और डेफ बाद में लिखूं, इज इट एक्सेप्टेबल इन पाइथन? जब आपका पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन आप पहले कर दो और कॉलिंग आप कर दो, बट डेफिनेशन एग्जैक्टली, डेफिनेशन बाद में करूं तो मतलब डिक्लेरेशन का पर्पस यही होगा ना कि मैंने पाइथन को कंपाइल, उसको इंटरप्रेटर को पहले बता दें कि हाँ एक फंक्शन नाम का, फन नाम का फंक्शन है, और उसके बाद मैं कॉलिंग चाहे कर लूं, लेकिन डेफिनेशन कहीं ना कहीं बीच में प्रोग्राम में कहीं ना कहीं होगी, तुम देख लेना। बट हाँ मतलब फन नाम का फंक्शन, मतलब इज दिस द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन? ऐसे एग्जैक्टली अदर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे पर्पस यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां पर इसी फॉर्मेट पर काम करते हैं, जैसे जावा प्लस प्लस की बात करते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज पाइथन के अंदर डेफिनेशन एग्जीक्यूट होना सबसे पहले जरूरी है, देन उसके बाद आपका फंक्शन कॉल,
बिकॉज इसमें डिक्लेरेशन जो होता था ना अदर प्रोग्रामिंग्स के अंदर, तो जब हम मेन फंक्शन के पहले ही पूरा डिक्लेरेशन दे देते थे, बट इसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक अंडरस्कोर मेन फंक्शन अंडरस्कोर होता है। अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, मैं आगे आपको बताऊंगा उसका फंक्शन, वो भी फंक्शन का ही पार्ट है। अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तब ये चीज पॉसिबल की जा सकती है। ठीक है, मतलब फॉर नाउ डिक्लेरेशन मतलब इन एनी केस अगर डिफाइन पहले ही करना तो मेरी डिक्लेरेशन का पर्पस अभी इंपॉर्टेंस समझ नहीं है, बट ठीक है हो सकता है बाद में कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में आप अगर देखोगे ना तो दिस इज नॉट अ डिक्लेरेशन एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली मैंने ब्लॉक ही बनाया है अगर आप देखोगे। राइट। बट ना ये डिक्लेरेशन नहीं होती। डिक्लेरेशन अगर ये एग्जैक्ट डिक्लेरेशन अगर हम अदर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे देखें तो दिस इज कॉल्ड एन डिक्लेरेशन। फिर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो और अभी मैं ये लगा रहा हूँ जस्ट एक, मैंने बोला ना ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने जस्ट अपने एंड पे ये चीज डिजाइन करी। यस वी वांट टू डिक्लेयर समथिंग, मैं इसको बाद में कुछ इसके अंदर डेफिनेशन देने वाला हूँ, तो मैं एक डिक्लेरेशन के बेसिस पे इसको ब्लॉक को खाली रख के इस तरीके से डिक्लेरेशन रख सकता हूँ। अच्छा एक चीज और बताइए विशाल जी, मतलब इसको देख के एक मेरा डाउट आया है। अगर मैं अभी अपने लाइन नंबर 3 में एक अपने एम्प्टी ब्लॉक बनाया फन नाम का, लाइन नंबर 4 में आपने उसको, ब्लॉक नंबर 4 में आपने उसको उसका हेलो अंदर प्रिंट भी लगा दिया, ब्लॉक नंबर 5 में आपने उसको फन को कॉल किया, गुड। ब्लॉक नंबर 6 में जाके अगर आप फन नाम का एक और फंक्शन बनाते हो जिसमें आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो प्रिंट, तो इज इट समथिंग कि अब मैं ब्लॉक नंबर 7 में जाके अगर मैं फन को कॉल करूंगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि आइडियली आप ब्लॉक नंबर 4 से ब्लॉक नंबर 3 को ओवरराइट कर रहे हो टू द एक्सटेंट। मैंने यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट गलत कर दिया, मैंने प्रिंट लिख दिया, मुझे क्या लिखना था? फन। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया होगा। नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 7 में आके आप एक बार दोबारा से फन को डिफाइन करो, वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखो। ओके, इसके नीचे हाँ, डेफ फन तो बंद कर देता हूँ मैं इसको प्रिंट अलग। हेलो, नहीं फन ही चाहिए मुझे, फन वन ही नहीं चाहिए। हाँ फन, आप ओवरराइट करने की बात कर रहे हो? हाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना आप एक बार, और अब फन दबा, अब इसको हाँ आउट टैब करो। हाँ जी, आप फन कॉल करना। हाँ अभी पहले स्टार्टिंग में आपका पुराना वाला रन करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एग्जैक्टली ठीक है, दिस नाउ मेक सेंस कि वो ओवरराइट कर रहा है डेफिनेशन को। हाँ ठीक है, ये यही मैं देख रहा था। ये तो ओवरराइट करेगा क्योंकि इसमें ना क्या होता है ना कि ये डायरेक्टली फॉर्मेट पे चलता है ना और डायनेमिक है, ये यहाँ पर ओवरराइट करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपने ब्लॉक नंबर 4 में ब्लॉक नंबर 3 के कोड को ओवरराइट किया, तो मैं चाह रहा था कि मैं दोबारा से हेलो को ओवरराइट करूं, तो इसलिए। हाँ, और दूसरा अगर आप है ना इसमें पैरामीटर यूज करोगे तब ये इसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते थे आप। ठीक है, थैंक यू। चले आगे, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन, यहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो जाता है, बट इसमें आपके चीजें चालू होती हैं अब। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पैरामीटर क्या होता है एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कब हम उसको पैरामीटर बोलते हैं, कब हम उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ये दोनों चीजें हमें आइडेंटिफाई करके रखनी होगी और उसी के बेसिस पे हम वर्कआउट करेंगे। तो पहले पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट समझते हैं। तो मैंने एक डेफ फन नाम का फंक्शन बनाया, ओके, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक ए और बी डिफाइन कर दिया। तो जब मैंने ऐसा किया तो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड व्हाट? पैरामीटर्स। इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। एंड देन उसके बाद वी यूज प्रिंट। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि मैं इनकी वैल्यूज चेक कर सकूं। ओके, अब मेरा ये फंक्शन हो गया। तो ये दोनों क्या है मेरे जो फन के अंदर लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और जब मैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे इनको कोई वैल्यू पास करता हूँ, जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जब मैं इनको कोई वैल्यू पास करता हूँ, देन दीज नंबर्स आर, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड व्हाट? आर्ग्यूमेंट्स। इसको फॉर्मल पैरामीटर्स, ऊपर वाले को फॉर्मल पैरामीटर, ओके, नीचे वाले को एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर। बट स्टैंडर्डली हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या जो चीजें हम लोग वर्डिंग यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो वैल्यूज हमारी बहुत सिंपल सी आ रही है, जो पहले आपने पास किया वो ए के पास जाएगा, जो दूसरा आपने पास किया वो बी के पास जाएगा। इट्स वेरी इजी, आपको यहाँ तक चीजें बहुत आसान से क्लियर हो गई होगी। यस, दिस इज अ पैरामीटर, हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, बट इसमें ना कुछ एरर्स और कुछ हैंडलेशंस अलग अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को आपने ऊपर दो पैरामीटर है, नीचे आप एक पास कर रहे हो, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा। स्टैंडर्ड है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप से ये एरर दे देता है। अब आपने क्या करा, अगर आपके पास ऊपर दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, नीचे से आपने आर्गुमेंट 3 पास कर दिया, तो अभी ये आपको क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि आपके पास 2 पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, बट आप कितने दे रहे हो उसको, 3 दे रहे हो। ऊपर एक पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहे थे, और उसकी वैल्यू ऊपर जो थी वो, हाँ ऑलमोस्ट मैंने दोनों स्टेटमेंट सेम कर दिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं सही है, ठीक है, दोनों मैंने अलग अलग कर दिए, अलग अलग ही है। ओके क्लियर। अब मैं फिर डेफ 1 लिखता हूँ। अब मेरे पास वैल्यू क्या है ना, कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 34, तो सॉरी 24, कॉलन दिया, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, वैल्यू ऑफ a इज कॉलन डबल कोट्स a ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने यहाँ पे फन कॉल किया, अभी मेरा एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, 24 इज द डिफॉल्ट वैल्यू है ना। यस, बाय डिफॉल्ट आपका ऑलरेडी इस पैरामीटर को वैल्यू असाइंड है, तभी आप इसको, इसके लिए पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दोगे तो अभी ये काम चलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, और मैंने यहाँ पे 56 ले दिया, तो अब ए का आउटपुट क्या होना चाहिए? 56 24 आउटपुट नहीं होगा? नो, 24 आपका क्या हुआ होगा, फर्स्ट टाइम आपका 24 पॉइंट हुआ होगा, असाइंड हुआ होगा इसको, देन उसके बाद आपका 56 ओवरराइट हो जाएगा। ओके, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी मैंने आपको 2 एरर्स यहाँ पे शो करी थी, 2 एरर शो, यानी कि एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और फंडा आपको बताता हूँ, कि यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे दे दिया की, ओके, और मैंने यहाँ पे दिया की इक्वल टू डबल कोट्स केतन, ओके। तो अभी मेरा जो की है, दिस इज एन पर्टिकुलर की, और यहाँ पे क्या है, की लिखा है मैंने, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ की को, तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, केतन आ रहा है। तो आप इस तरीके से, मतलब की एंड वैल्यूज के बेसिस पे भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अब दूसरा, इसके अंदर सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ, मैं 2 एरर्स आपको बता रहा हूँ। पहला ये दिक्कत आया कि हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट 2 है, लेकिन नीचे, सॉरी, पैरामीटर हमारे पास 2 हैं, लेकिन हमारे पास आर्गुमेंट्स कितने पास कर दिया हमने, 3। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो होता है ना, ये प्रॉब्लम हमारे को आ जाता है, इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर की बनाया, की कितनी है मेरे पास, 1 है, मैंने दूसरी की बनाई, मैंने एक और नाम दे दिया कृतिका। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करूं, तो अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट। तो मतलब हमारा की के फॉर्मेट पे भी आपका जो एरर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, ठीक है। दोनों केसेस समझ में आ गए एरर वाले? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। अब वेरिएबल के थ्रू भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, ये भी, ये दोनों केसेस ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों केसेस पे मैं उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि ये दोनों केसेस कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं आपको इशू बता ही दूंगा उसका, ठीक है। अब जैसे मैंने ए वेरिएबल ले लिया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमसे कोई चीज छूटे ना। अगर आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो बाय यूजिंग द वेरिएबल, तो आप बाय यूजिंग वेरिएबल उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने इधर एक्स पास कर दिया और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो मेरा ए के पास क्या चला गया, जो एक्स के पास वैल्यू थी वो ए को असाइन हो गई। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? ये बहुत सिंपल सी चीज थी। विशाल, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब Yes. थोड़ा सा डाउट है कि हाँ। आपने 2 एरर्स यहाँ पे पॉइंट आउट करे। पहले वाले में आपने उसको बोला है कि वो पोजिशनल एरर उसने दिया था हमें, जो सबसे पहले हमें जो ये रहे। एरर था,
ये हमें उसने पोजिशनल एरर दिया था। करेक्ट। एक उसने हमें एरर हमें दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि भी कि हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 2 है, हमने आर्गुमेंट्स पास कर दिए 3, तो उसने उस बेसिस पे हमें एक एरर थ्रो कर दिया। ये 2 एरर्स जो आपने बात करी अभी, हम्म। ये दोनों एरर्स ये वाली थी। दोनों हमारी एक पोजिशनल आर्गुमेंट और एक हाँ, दोनों हमारी पोजिशनल वाली हो गई, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स और एक हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास। हमने हाँ, जो हमारा मिसिंग होता। तो जो ये की वैल्यू वाला आपने अभी जो मेरे को एरर शो किया था, ये भी तो सेम ही है ना? एग्जैक्टली आप ये सेम ही एरर एग्जैक्टली आप एरर्स को स्टडी करो। देखो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर कितने थे? 2। दो और मैंने आर्ग्यूमेंट्स कितना दिया? 1। तो आप एक एरर देखो, इसने लिखा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड वन पोजीशनल आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड मतलब उसने बोला एग्जैक्टली कि मेरे पास 2 मेमोरी है, आपने एक के लिए तो दे दिया, दूसरे के लिए आपने छोड़ दिया। एग्जैक्टली ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 वेरिएबल लिए। अब अगर आप वीडियो रिपीट करोगे ना, आप देखोगे मैं इसी पे कंफ्यूज हुआ था कि मेरे को लगा था दोनों मैंने सेम चीज बोल दी, बट मैंने एरर पढ़ने के बाद बोला कि सही है, गलत नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पोजीशन आर्गुमेंट थे आपके पास, 2 मेमोरी लोकेशन थी, और बट मैंने उसको मेमोरी होल्ड करने के लिए कितनी दे दी? 3, कि भाई मेरे को 3 लोगों के लिए ठीक है, जगह चाहिए। तो यहाँ ठीक पे है, उसने बोला टेक 2 पोजीशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। सो ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरे को क्या होता है? क्लियर है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा की वाली जो नीचे जो एरर हमारा अभी जनरेट हुआ है ना, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यस, कि उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, इस वाले में प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आपके पास डेटा एग्जैक्टली फ्लो करता है ना, तो डेटा की कोई लिमिटेशन नहीं होती, राइट? राइट, एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो राइट, हमारे को एक इशू ये आया कि भाई जब डेटा मैं पास करूंगा, कोई लिस्ट अगर मैं पास करता हूँ, तो मुझे लिस्ट की लेंथ नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या हो सकती है, तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, बस आपको यहाँ पे हैंडल करना है। ये एक इशू था कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग में आप देखोगे ना, तो ये इशू हम हर प्रोग्रामिंग में फेस करते हैं कि भाई ऊपर जितने आर्ग्यूमेंट्स हो उतने ही आपको यहाँ से पैरामीटर, मतलब जितने पैरामीटर्स हो उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने होते हैं। बट ठीक है, पाइथन में इसके लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। एक इशू ये था। दूसरा जो इशू था वो ये था कि हमारे पास जब हमने इसको स्टडी किया, तो हमने देखा कि आपने एक की बनाई और आपने एक की राइट, को की असाइन करी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, की हैंडल हो गई। ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है, हमने क्या करा कि मैंने बोला कि मेरे पास एक ही की है, लेकिन जब आप नीचे से पास कर रहे हो तो आपके पास कितनी की है? 2 की दो पास किया, करी आपने, की एंड की 1। और उसने बोला गॉट एन अनएक्सपेक्टेड की आर्गुमेंट। उसने सीधा आपको ये स्टेटमेंट, ये पोजीशन ले दिया। उसने सीधा बोला कि आपने एक आर्गुमेंट और पास करा है कीवर्ड का, की 1 नाम। तो राइट, अब वो आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है कि एग्जैक्टली यही की है कि कौन सा वाला की है, दोनों बीच में कंफ्यूजन है उसको। ओके, सो आप जब डेटा पास करते हो, तो जैसे आप देखोगे ना, तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का नेम है। ओके, एक मैं पास नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल की बेसिस पे भी पास कर सकता हूँ। तो 2 राइट, तरीके से आप पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू पास करते हो। एक तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, जैसे आपने ये पास किया। ओके, एंड द सेकंड वन ऑप्शन इज व्हाट, आप की बेस पे भी वैल्यू पास कर सकते हो। की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, मतलब ये ठीक हमारी है, हो गई की और ये हो गई हमारी वैल्यू। इस बेसिस पे राइट, भी आप डेटा पास कर सकते हो। तो दोनों ठीक है, केसेस में आपके पास है ना सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या इशू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट में मैं भी लिखना भूल गया था। तो सपोज मैंने यहाँ पे की 1 बना दिया। ओके, अब मेरे को कितनी की पास करनी है? 2। 2 की पास कर ली, अब हमने कितनी की पास करी? 1। 1, तो अब देखो उसने फिर से मेरे को पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब प्रॉब्लम वही है, ओके, बट दोनों में वैल्यू पास करने का तरीका अलग है। ओके, 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 वहां पर ठीक है, डायरेक्ट हाँ, वैल्यू है, यहाँ पर हम की के थ्रू ठीक है, वो बस हमने की वैल्यू पेयर में वो किया है। यस, अदरवाइज एरर अगर हम देख रहे हैं तो दोनों ही केसेस में सेम ही एरर है। सेम ही एरर है, बट राइट, यहाँ पे ठीक, बस वैल्यू पास करने के तरीके आपके पास अलग अलग है। ठीक, और ठीक, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट का नाम मैं बता देता हूँ, मैं आगे कॉन्सेप्ट कवर अप करूंगा आर्बिटरी करके, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक, अच्छा विशाल, इसमें क्या कहते हैं, पैरामीटर में इसमें ऑप्शन होता है, जैसे हमारे सीक्वल में ऑप्शन होता है कि आपको एक मैंडेटरी पैरामीटर होते हैं और एक होते हैं कि आप ना भी पास करो तो भी मतलब वो कॉल चल जाएगी उसकी, तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे आपने की और की थोड़ा 1 सा दिया है।
जैसे हाँ आपने की और की वन दिया है, तो जैसे अभी हम इसमें वैल्यू जैसे की डाल रहे हैं तो ये फेल हो रहा है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है जैसे की वन को मैं वैसा बना दूं ऑप्शनल पैरामीटर, ऐसा कुछ होता है पाइथन में? नहीं, मैंने अच्छा, ऐसा इसमें तो नहीं ऐसे देखा। हाँ, अच्छा बट एक कॉन्सेप्ट है स्लैश करके हमारे पास, अच्छा 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 ठीक है। ओके। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना कि एक बार मैं उसको देख लूंगा, मैंने उसको हम्म, एग्जैक्टली यूज नहीं करा, बट वी अच्छा हैव अ अच्छा कॉन्सेप्ट स्लैश करके एक हमारे पास होता है, हम्म, तो उसके थ्रू हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ओके ओके ठीक ओके है। ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार बता दूंगा कि किस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई फंक्शन आप देखोगे, लाइक सपोज इसको भी मैंने टैप करा, तो आप देखोगे लास्ट में कुछ फंक्शंस के लास्ट में आपको एक स्लैश ऑप्शन मिलेगा अच्छा कि अच्छा अगर आप एक वैल्यू दे रहे हो, अगर आपने स्लैश कर दिया तो उतनी पोजिशनल आर्गुमेंट उठा लेगा, बाकी सारा डेटा वो स्किप कर देगा, अच्छा अच्छा ओके ओके है ना। तो ठीक उसको मैं कवर अप करूंगा फंक्शन में ही, ठीक है हाँ जी हाँ बट मैं भी रेगुलर उसमें मैं रेगुलरली मैंने उसको यूज नहीं करा है, इसलिए मैं उसके बारे में जी हाँ थोड़ा हाँ सा नो वरीज हाँ वो रहता है, ठीक ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स वाला। या ओके, सो पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स हमारा क्लियर हुआ, देन उसके बाद अब पैरामीटर आर्गुमेंट में एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग कॉलेज में फंसे हो गए कई बार, या क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। कॉल बाय वैल्यू एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ठीक है। सो कॉल बाय वैल्यू एग्जैक्टली आपका जो है ना वो इसी पोर्शन के बेसिस पे रन करता है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो अभी मैं ऊपर पास कर रहा था ना जिस तरीके से वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये कॉल बाय वैल्यू में आती है, ओके। अब हमारे पास है ना यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट वर्कआउट करते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू एंड एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो बेसिकली सारा जो गेम है वो इन दोनों के बेसिस पे है कि पैरामीटर एंड आर्गुमेंट में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, ओके। जब वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू असाइनमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली ये बोलता है कि अगर आपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अगर कोई वैल्यू पास करी है फंक्शन को, ओके, और फंक्शन को जो वो वैल्यू गई, उसके बाद आपने फंक्शन पैरामीटर में अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं, तो जो आपका ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब जब पास करते समय आपने जो ओरिजिनल वैल्यू यूज करी थी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मैं आपको डिफाइन करके मतलब बना के आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आए। ये मेरा एन वेरिएबल है, ओके। अब इसको डिजाइन करने से पहले फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई, स्टेप आप साथ साथ में चलना इस वाले उसमें बहुत ध्यान से सुनना है इन सब चीजों को। मैंने एक एन वेरिएबल यहाँ पे लिया, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये वाला और ये वाला एन और ये वाला एन दोनों मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, सेम नहीं है, ओके। अब मैंने इसको एक वैल्यू दी 345, ओके। एक वैल्यू मैंने इसको असाइन करी, इस एन को क्या 345। मैं स्टेटमेंट भी उसी तरीके से लिखूंगा जो मैंने अभी डेफिनेशन में बोला था। मैंने डेफिनेशन में पहले बोला कि बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ एन इज कितनी होगी 345, ओके। अब आपने करा फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन के अंदर आपने क्या पास करा, एन पास करा, तो इस एन के पास वैल्यू कौन सी है 345 वैल्यू है। मैं लिखता भी चल रहा हूं साथ साथ में, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का गेम है इसमें। यहाँ पे वैल्यू कौन सी है 345 है, तो इस एन के पास वैल्यू कौन सी जाएगी, ये ऊपर जो एन है डेप्थ का एन, उसके पास वैल्यू कौन सी जाएगी 345 ही जाएगी, क्योंकि हम ऊपर ये चीज सारी टेस्ट करके आए हैं, एग्जैक्टली जो वैल्यू आपने पास करी है वही वैल्यू इसको असाइन होती है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि आप इसमें चेक करो बिफोर असाइनमेंट, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस एन में अभी मैंने कोई वैल्यू न्यू वैल्यू असाइन नहीं करी, बिफोर असाइनमेंट वैल्यू ऑफ एन इज कितनी होनी चाहिए, जब आपने कुछ चेंज ही नहीं करा तो एन का वैल्यू स्टिल सेम रहेगा, ठीक है 345। अब आपने क्या करा, इस एन का वैल्यू चेंज कर दिया, आपने कर दिया 567। अब आपने कौन से एन में चेंज किया है
इस वाले n में चेंज किया है, फंक्शन के n में आपने चेंज कर दिया कितना 567। आपने असाइनमेंट दे दिया वैल्यू, अब आपने बोला आफ्टर असाइनमेंट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, क्या होनी चाहिए, चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 567। तो कॉल बाय वैल्यू ये बोलता है कि आपने फंक्शन में अगर वैल्यू चेंज करी है, ठीक है, तो ये कौन सा n है, ये फंक्शन का n है। तो वो ये बोल रहा है कि आपका जो ओरिजिनल n है, मतलब ये आपका बाहर जो n है जो आर्ग्यूमेंट में पास किया था, इस n पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। दोनों वैल्यूज इंडिविजुअल फॉर्मेट पे हैंडल होती है। पॉइंट समझ में आया? एक क्वेश्चन था बेसिक में भी, हाँ। इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। अगर मान लो कि n इज इक्वल टू 345 प्रायर टू डेफ है, तो जो फंक्शन से पहले हमने n इज इक्वल टू 345 एक और बनाया हुआ मे बी, हाँ पर आप बोल रहे हो मतलब नहीं इसी साइज एंटर मार के यहाँ पे n इज इक्वल टू 345 या कुछ भी वैल्यू नहीं, मैं मतलब एग्जीक्यूशन यही से स्टार्ट होगा। जब मैं फंक्शन के अंदर हूँ, इज देयर अ वे कि मैं वो ग्लोबल n और लोकल n को अलग अलग रेफर कर पाऊँ? ये दोनों अलग अलग रहेंगे ना? नहीं, जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो जब मैं n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो जो मेरे लोकल स्कोप वाला n है वो वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है, अंदर जो प्रिंट कर रहे हैं आप। इज देयर एनी वे कि मैं ग्लोबल n यस निशान, उसको प्रिंट कर पाऊँ? आप इसको प्रिंट करने की बात कर रहे हो? हाँ, मैं बेसिकली फंक्शन के अंदर बैठ के ये इस वाले n को प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, इस वाले n को। तो एग्जैक्टली आपको फंक्शन कॉलिंग तब भी देना पड़ेगा ना? नहीं, जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट में मैं लिख सकता हूँ कि लोकल डॉट n, मतलब जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, बिफोर असाइनमेंट वैल्यू ऑफ n इज मे बी समथिंग कॉल्ड लोकल डॉट n कॉमा ग्लोबल डॉट n, ऐसे करके कुछ होता है। ओके, आप ग्लोबल एंड लोकल की बात कर रहे हो, तो वो वाला पोर्शन जो है ना, जैसे आप अभी इसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, वो फंक्शन के फॉर्मेट पे आपका इजीली वर्कआउट कर जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल की आप बात कर रहे हो ना? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर बैठ के मैं दोनों वेरिएबल्स के साथ खेल पाऊँ, ग्लोबल वाले के साथ भी और ये जो ये आर्गुमेंट है इसके साथ भी। उसके साथ में भी आप पूरा प्रॉपरली वर्कआउट कर सकते हो। जैसे अगर आपने इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, अगर आपको इसको इसके अंदर यूज करना है ना, तो आपको फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल एन। हाँ, अब मैं इस ग्लोबल एन को जो प्रिंट करूंगा तो वो 345 आएगा, अदरवाइज जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी, राइट? हाँ एक करेक्ट। बार अभी क्या चलाएं। होगा, अब इस एन को ये यहाँ पर है ना, यहाँ पे इस एन को यूटिलाइज कर रहा होगा। अमेजिंग अमेजिंग। तो हाँ, तो अब मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया, मैं आगे इसको बताने वाला था। तो बेसिकली अभी मैं ना क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कॉल बाय वैल्यू में मैं ग्लोबल, अगर ग्लोबल लगा दिया ना, क्योंकि इसमें ना ऐसे डायरेक्टली स्विच नहीं होता जैसे अदर प्रोग्रामिंग में होता है ना, वहां डायरेक्टली आ जाता है एलेक्सा हम लिखते हैं तो, है ना। तो इसमें डायरेक्टली नहीं आता, इसमें आपको उसके आगे स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ग्लोबल, और आपने एन लिख दिया, तब ये क्या करेगा, ये वाला जो एन है, ये आपका जो ग्लोबल एन है, वो आप अंदर यूटिलाइज कर सकते हो उसको। ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है नीचे जहाँ पे फन एन लिखा है, वहाँ पे आप 1710 लिखेंगे नीचे आके प्लीज, एक बार जस्ट यहाँ पे ग्लोबल एन लिख दीजिए प्लीज, और नीचे फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे ग्लोबल, हाँ यहाँ पर 710 पास करेंगे, मतलब कुछ भी एक रैंडम वैल्यू है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लीज। ओके, ग्लोबल में कुछ दिक्कत दे रहा है ये एन पैरामीटर। वो एग्जैक्टली क्या है ना, दो एन मेरे सिमिलर हो गए थे, मैं उनको डिफरेंशिएट कर पा रहा था। वही मैं चाह रहा था कि सिमिलर हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये हम पॉसिबल कर सकते हैं, नॉन लोकल के थ्रू पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट मी ट्राई। नहीं, इसमें इस तरीके से पॉसिबल है, ये नेस्टेड के फॉर्म पे तो काम कर जाएगा, बट आपको इसको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, ये दोनों एन सेम हो रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे x लिख दो, हाँ ठीक है, अब चल अभी ये गया। वर्कआउट करेगा।
अच्छा, बेसिकली मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाइथन ये कहना चाह रहा है कि मैं फंक्शन में बैठ के ग्लोबल वेरिएबल को रेफर तो कर सकता हूँ, बट मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी नेम नहीं होने चाहिए लोकल और ग्लोबल के बीच में, तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, क्योंकि हमारे पास है ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अगर हम डेटा टाइप से डिसाइड कर सकते तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। कोई ना कोई हमें पैरामीटर चाहिए जिस बेसिस पे हमें इन दोनों को डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं सिंपल प्रिंट एन करूं यहाँ पर तो चलेगा नहीं वो? कहाँ पर? अच्छा, प्रिंट एन तो चल ही रहा है, तो ग्लोबल एन का, ग्लोबल लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? तो एन जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं एन जो ग्लोबली डिफाइंड होगा ग्लोबल एन लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने फंक्शन में कुछ पास नहीं किया है। नाउ यू वांट टू यूज दिस एन। ओके, मैंने फंक्शन में कोई कोई वैल्यू पास नहीं करी, अब मैं इसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। इन एनी केस कर ही पा रहे हैं ना, नीचे प्रिंट में भी तो आप कर ही पा रहे हैं अकेला एन लिख के भी, तो ग्लोबल कीवर्ड लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? जैसे अभी मैंने फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज किया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। बेसिकली आप इन दोनों लाइंस को एक बार कंट्रोल सी करेंगे, एक सेकंड, एक बार कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी जी, ओके। हाँ, बस यही, ये जो आपका कंट्रोल जिस पे था ऊपर जाएंगे, डेफ में जाएंगे, लाइन नंबर 3 एंड 4, लाइन नंबर 3 एंड 4 में क्या डिफरेंस है? ये एक में आप ग्लोबल लिख के एन यूज कर रहे हैं, एक में बिना ग्लोबल लिखे, लेकिन यानी कि 345 प्रिंट हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू लाइंस? इसके बाद 1 2 3, दिस वन इज 3, ओके, एंड दिस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाली लाइन में नहीं, ग्लोबल और प्रिंट, हाँ, इन दोनों में ये तो मेरा वैल्यू मैंने प्रिंट करी है सिंपली। ओके, मतलब अभी बेसिकली आप मैंने, हाँ, अब स्टेटमेंट पे ध्यान मत देना क्योंकि मैंने कॉल बाय वैल्यू के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने वैल्यू सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करी है। ओके, अब ग्लोबल को अगर बेसिकली होता क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं अभी हटाता हूँ, इस वाले प्रोग्राम को मैं नीचे एक न्यू सेल बनाता हूँ, उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि आपने एक एक्स वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने 90 लिख लिया। ओके, मैंने एक टैप1 नाम का फंक्शन बनाया और मैंने कॉलन किया और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया किसको, एक्स को। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपने फन को यहाँ पर कॉल कर दिया। सो नाउ ये आपका अभी एक्स क्या दे रहा है, ठीक है, 90 दे रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक्स आपका 90 दे रहा है, 90 देना नहीं चाहिए इसको फन पे, ऊपर दे नहीं रहा, ऊपर भी दे रहा था ना यहाँ पे नहीं 340 देखो, ग्लोबल में से इसको हटा दिया मैंने। हाँ चलो 345 दे रहा है ये। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को एरर दे रहा है, एक ही एरर, एक ही। अच्छा ठीक है, ओके, गॉट इट। एरर मैंने यहाँ पे गलत स्टडी कर लिया था, ये वाला जो एन है ना, ये यहाँ पे इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली ओके, जब मैं ग्लोबल करूंगा ना तभी इस एन का वेरिएबल जो है, वैल्यू जो है, वो उसको यूज कर पाएगा। मैंने ये स्टेटमेंट रीड अप नहीं करा तो मैंने एरर रीड कर ली थी यहाँ पे। ओके, क्योंकि अनबाउंड लोकल एरर में देख रहा था इसको। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, अगर फिर से x की वैल्यू अगर 89 असाइन करता हूँ तो ये 89 असाइन कर लेगा, 89 प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसके बाद असाइन करूंगा तो मेरे को दिक्कत देना चाहिए। इसमें चल रहा है यार बिना उसके। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यही सबसे बड़ा इशू रहता है, ऊपर अनबाउंड का एरर दे रहा है। ओके, एरर समझ रहे हो? ऊपर एरर आ रही है, सेम सिनेरियो में नीचे क्रिएट कर रहा हूँ। आइडियली एरर देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब दिस इज मेकिंग सेंस कि जब आप लोकली आप x इज इक्वल टू 89 लिख रहे हैं तो वो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और लोकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एंड वो वेयर इज ग्लोबल नॉट एन इज एसोसिएटेड। ये एरर दे किस में रहा है? एरर देनी नहीं चाहिए इसमें क्योंकि मैंने तो कुछ चेंजेस ही नहीं करे।
ये n का वैल्यू है, n का वैल्यू प्रिंट हुआ 345, पर n का वैल्यू मैंने 567 करा, मैंने उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद पर मैं यहाँ पे स्विच किया, यहाँ पे स्विच करने के बाद मेरा फन कॉल हुआ है, एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें, एंड एग्जैक्टली ये वाला पार्ट चल रहा है। देन उसके बाद मेरा जो फन वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे स्विच होके आना चाहिए। अब वो जबकि वो उसमें क्या दे रहा है, मेरे को एरर शो कर रहा है, और पूरे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है। सिमिलर प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रन किया है, सेम चीज। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यूज डायरेक्टली। यस, यही सिचुएशन मैं ढूंढ रहा था, ये सिचुएशन आ गई। वहाँ यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं जब x = 89 लिख रहा था, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि ये इस वाले x को कंसिडरेबल समझ रहा है अभी। अच्छा, एक बार x = 89 हटाएंगे एक बार। हाँ, अब ये मेरे को अनबाउंड एरर दे देगा। x की जगह ग्लोबल x लिखेंगे थर्ड लाइन में। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं, जब प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद नहीं, जो प्रिंट में जहाँ पे x, हाँ यहाँ पे ग्लोबल x लिखेंगे इधर। हाँ जी प्लीज, आप चलाएंगे एरर। अच्छा, नहीं बस वेरिएबल है ना वो। Okay. तो अगर मैं इसको यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिखूंगा ना, तो ऊपर वाली मेमोरी मेरे पास आ जाएगी। okay. यहाँ से इस तरीके से ये रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। और अच्छा, ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर जो यहाँ जो कंफ्यूजन हो रहा था ना मेरे को, वो कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि नीचे क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं ना जब x को यहाँ पे 89 असाइन कर रहा हूँ, तो आपने एक नया वेरिएबल बना दिया लोकल। यस, और वो यहाँ फन के बेसिस पे काम कर रहा है, और बाहर वाला वो उसके बेसिस पे काम कर रहा है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखे, वैल्यू ऑफ x ये वाला आया 90, फिर उसके बाद मेरे पास 89 आया, फिर 90 आया, फिर ये बाहर वाला x चला है। सारे x अलग है, ये इस वाले x को यूज कर रहे हैं, नीचे वाले स्टेटमेंट इस केस में, ओके, और इसमें ये वाले x यूज हो रहे हैं। तो ग्लोबल x लेकिन जब आपने ग्लोबल x लिखा ही नहीं है, तो फिर वो उसको x = 90 को यूज कैसे कर रहा है? सवाल ये x, देखो मैं अभी आपको कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 78, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 89, और ऊपर वाला x क्या है मेरा 90। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अब आप वैल्यू देखो। भाई मेरा क्वेश्चन है ये x जो ये 90 वैल्यू आ रही है, x is 90 जो आ रही है, ये इसको पिक कैसे कर पा रहा है अगर हम ग्लोबल x नहीं दे रहे हैं तो? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट है अभी, और मैं आपको चेंज कर देता हूँ। दिस इज माय वैल्यू 1, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रन करेगा, फिर आपका फंक्शन कॉल हुआ, फिर आपका ये सेकंड स्टेटमेंट ये रन करेगा, थर्ड स्टेटमेंट ये रन करेगा, एंड दिस वन इज माय फोर्थ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट किया, देखो 1 2 2 3 1 2 3 4। तो फर्स्टली आपका जो 90 आया ना, वो 90 इसकी वजह से आया क्योंकि ये ओपन है, ओके। तो आपका वैल्यू 1 वाला x चला सबसे पहले, तो उसमें 90 आया। फिर आपका फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या है मेरा x = 78 है, तो मेरा वैल्यू 2 पे जो x आया ना वो 78 आया। फिर मैंने फंक्शन के अंदर ही x को चेंज करा, तो ये वैल्यू 3 पे मेरा 89 आया, और वैल्यू 4 पे जो बाहर वाला है ना वही यूज कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसी सिनेरियोस को, मैं इसको लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, और मैं एक सेल और क्रिएट कर देता हूँ, और इसी सिनेरियोस में हम क्या करें, यहाँ पर ग्लोबल x कर देते हैं, ओके। और मैंने इसको रन करा, तो अब आप वैल्यू देखोगे तो मेरा x जो है, पहले ये वाला है वैल्यू 1 90 डायरेक्टली आया, तो फंक्शन कॉल हुआ, तो आपका यही x इधर यूज हुआ है, 90 आ गया, वैल्यू भी 90 होगी। पर आपने इस x में चेंजेस कर दिए, इस x में चेंज कर दिए 89, तो वैल्यू यहाँ पर चली गई, तो ये हो गया 89, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फिर लास्ट वाला जो वैल्यू 4 होगा ना वो आपका ओवरराइड हो गया, तो वो उसने 89 ही प्रिंट कर दिया। ये बट रेफरेंस नहीं होगा, कॉल बाय रेफरेंस के फॉर्मेट पे नहीं जाएगा, ओके। वैसे आप इसको कॉल बाय रेफरेंस बोल सकते हो। ऐसा सिनेरियो जो होता है ना, वो कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि आपकी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज करने से चेंज हो जाएगी, ओके। तो ये ग्लोबल में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज। तो आई थिंक रजनीश जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये वही हो गया कि एक तरीके से हमने x को सेम वेरिएबल नेम को, वैल्यू को, सेम मेमोरी लोकेशन को आप एज अ ग्लोबल, एज अ ग्लोबल और एज अ लोकल यूज तो कर पा रहे हैं। नहीं यार, नहीं निशांत, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एट ए टाइम
दोनों चीजों को यूज कर पाऊँ। अब यहाँ पे क्या है कि इन जनरल बाय डिफॉल्ट अगर मैं ग्लोबल एक्स नहीं लिखता हूँ तो पाइथन एक्सपेक्ट कि मैं लोकल एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करूँ एज आर्गुमेंट या कुछ इनसाइड द डाटा, इनसाइड द फंक्शन। अगर मैं जैसे ही ग्लोबल लिखा तो ग्लोबल वाले को रेफर कर रहा है, वो लोकल वाले को मतलब लोकल कुछ है ही नहीं इसके लिए पास, वो हमेशा एक्स ग्लोबल वाले को मतलब आइदर और है यहाँ पे, दोनों चीजें नहीं। एक और सिनेरियो है मेरे पास। आपने जब लोकल नाम लिया ना तो मेरे को एक और सिनेरियो याद आया। तो आई थिंक दिस वन इज वर्किंग और नॉट, क्योंकि ये यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है। अच्छा, लोकल की तो होता ही नहीं है, नॉन लोकल होता है हमारे पास। ओके ठीक है, नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली ये सोच रहा था कि अगर हम सेम वेरिएबल को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम एक लोकल एक्स बना लें। ओके, उसके साथ में अगर हम वर्कआउट करते लोकल वेरिएबल के साथ में तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है उसमें काम करने के लिए। ठीक है, अभी आइदर लोकल और ग्लोबल, दैट्स इट, मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और होता है, नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट और होता है, बट वो नेस्टेड के फॉर्म में हम लोग जब यूटिलाइज करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं। बस इसका स्कोप जो रहता है ना आपका, अगर आप बात करो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, वो स्कोप आपका पूरे कोड में रहेगा, ठीक है। बट है ना लोकल वेरिएबल का स्कोप आपका इनसाइड में रहता है। इसमें ग्लोबल एक्स जो आपने यूज किया है उसका आप डेटा शेयरिंग के बेसिस पे यूज कर सकते हो। मतलब आपको सबके साथ में शेयर करना है तो यू कैन यूज दिस। या अगर आपके पास और अदर प्रोग्राम है और आप सेम वैल्यू सब करना चाहते हैं, यू कैन यूज डायरेक्टली बाय यूजिंग। लेकिन बस मुझे बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे वेरिएबल का नेम जो है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा उसके। ये ना ये डायनेमिक टाइप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा होता है। ओके, एंड ये वाला कॉन्सेप्ट भी आई थिंक अब मेरे ख्याल से कॉल बाय वैल्यू अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मैं पहले बना रहा था बताने से। इस वाले में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है कॉल बाय वैल्यू का वो क्लियर हो गया कि अभी ये दोनों मैंने डिफरेंट कर दिया। ये फंक्शन का लोकल है, ये हमारा ओपन लोकल है। अब इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा? Using one required position. नीचे कॉल में वैल्यू नहीं दिया मैंने। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था कि इसको आप चेंजेस करोगे ना तो आपके आउटसाइडर मतलब इस वाले एंड पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, बट आप अगर ग्लोबल लगा के काम कर रहे हो तो आप देख रहे हो चेंजेस आ रहे हैं। इस वाले में आपको ये सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। ओके, चलें आगे। हाँ जी, ओके, तो नाउ यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं इसका नाम रैप रख देता हूँ। आप रेफरेंस में एक चीज देखेगा कि वी आर यूजिंग व्हाट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं। मतलब अगर हम रेफरेंस की बात करें सो वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द एड्रेसेस। तो जब हम वैल्यू पास करते हैं तो हमारे एड्रेसेस के बेसिस पे काम होता है। तो हमारे पास एक LT है। LT इज बेसिकली, मैं इसको क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट से आपको समझ में आ गया होगा, दैट वन इज लिस्ट। और अगर आपको LT का कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब पर्टिकुलर वैल्यू उठानी है तो आप वाया इंडेक्स उसको पिकअप कर सकते हो इजीली। मैंने LT स्क्वायर ब्रैकेट 0 ले लिया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा देखो 0 की इस वाले स्टेटमेंट की बात करूं तो LT 0 पे मेरे पास क्या आया, T आया। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा बिफोर फंक्शन कॉलिंग LT इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा LT दे दिया। और मैंने यहाँ पे रैप फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर LT पास किया। तो सेम लिस्ट जाएगी उसमें, ऊपर सेम लिस्ट गई और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हमने यहाँ पे दे दिया बिफोर वैल्यू असाइनमेंट LT इज। तो हमारा LT क्या होगा, सिमिलर होगा, जो हमारा LT पहले जो था वही LT होगा।
देन उसके बाद हमने करा LT स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मैंने बोला 0 इंडेक्स पे 78 असाइन कर दो, 0 इंडेक्स पे क्या असाइन कर दो, 78 असाइन कर दो। आफ्टर वैल्यू असाइनमेंट आपका LT क्या होगा, आफ्टर वैल्यू असाइनमेंट आपका LT क्या होगा। फिर हमें ये भी चेक करना है कि अगर आपने वैल्यू ऊपर चेंज करी है, तो अगर जब आप लिस्ट को यूज कर रहे हो तो आफ्टर फंक्शन कॉलिंग आपकी LT की वैल्यू क्या होगी। तो हम स्टेप बनाते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस ये बोलता है कि आप पहले जब आपने इसको चेक किया फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा आउटसाइड है पूरा कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये ऑब्जेक्ट आया, तो दिस इज योर वैल्यू 3 4 5 6। तो एग्जैक्टली इसके पास वैल्यू क्या जाएगी, 3 4 5 6। एक काम करता हूँ, आपको ऐसे स्टेप उसमें समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक डीबगर है, हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो या आपको कोई चीज समझना है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि आपका फंक्शन डिजाइन हुआ। यहाँ पे आप देखना ये फ्रेम्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एंड देन उसके बाद आपके पास एक और फ्रेम आया, कौन सा, लिस्ट का, और ये आपका लिस्ट के ऑब्जेक्ट के वैल्यूज है। एंड ये उसके ऊपर जो आपकी लिखी हुई है वो आपकी इंडेक्स नंबर। ओके, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कि आपने कॉलिंग करी। ठीक है, बिफोर फंक्शन कॉलिंग एक स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो गया पहले स्टार्टिंग में। देन उसके बाद आपके पास एक और स्टेप आया, आपने रैक के अंदर कॉल करा LT। तो सेम LT उसके पास हुआ है, अलग से वैल्यू नहीं गई। क्या हुआ, सेम LT जो है वो उसके पास हुआ है, रेफर हुआ है। तो हमने इसके फिर इसको प्रिंट करके देखा बिफोर वैल्यू असाइनमेंट। सो वैल्यू हमारी सिमिलर आई है, कोई चेंजेस नहीं आए। पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो हमने LT0 के अंदर क्या करा, 78 करा। तो अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज देखो कि आपका सेम ऑब्जेक्ट है जो दोनों जगह वर्कआउट कर रहा है, दोनों फ्रेम। तो आपका ये ओरिजिनल LT है और ये आपके फंक्शन में जो पास किया गया LT है, मतलब जो रेफरेंस पे चल रहा है। उसमें आपने देखा, आपने 0 पे चेंजेस करे, तो एग्जैक्टली आपने देखा वैल्यू आफ्टर असाइनमेंट ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गई, 78 हो गई। और फिर उसके बाद जब आप आफ्टर फंक्शन कॉलिंग उसको चेक करोगे, तो आफ्टर फंक्शन कॉलिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट, एट द लास्ट आपका जो LT था ओरिजिनल, उसमें भी आपको चेंजेस आएंगे। ओके, ये वैल्यू जो है वो किस पे काम करता है, आपका रेफरेंस पे काम करता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस। बेसिकली अगर मैं आईडी देखूंगा, लाइन नंबर, वापस जाएंगे प्लीज, या यहीं पे कहीं पे भी, जो लाइन नंबर 9 पे जो बेसिकली लाइन नंबर 7 पे जो LT है उसका आईडी, और जो लाइन नंबर 1 पे जो LT है, दोनों का आईडी सेम ही होगा, राइट? होगा। तो हम एक काम करते हैं, आपने एक पॉइंट अच्छा बोला कि हम आईडी भी चेक कर लेते हैं, तो हमारे को स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये LT हमारा इसके अंदर है। ठीक है, और प्रिंट डबल कोट्स फंक्शनैलिटी। रन करें, तो दोनों की आईडीज जो है हमारे पास सिमिलर है। ओके, हाँ जी, ये पॉइंट्स थे कि जैसे हम आईडी के बेसिस पे भी इनको मैचअप कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। वहीं पर आप कॉल बाय वैल्यू में अगर ये स्टेटमेंट कॉल बाय वैल्यू के साथ में आप यूज करोगे, तो दोनों में आपको आईडीज जो है वो डिफरेंट मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर है? आगे चलें। हाँ जी। ओके, यस। तो अच्छा हैक्टिक लगे ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि लिस्ट पे काम किया और मतलब, और हम इससे पहले वैल्यू के अंदर हम लोग वेरिएबल्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, राइट? तो इस वजह से जो हमारा डिफरेंस, मतलब असाइनमेंट्स जिस तरीके से हमने किया कि हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग जब वेरिएबल्स के अंदर असाइनमेंट कर रहे थे
तो हमारा जो था वो बिहेवियर डिफरेंट था। तो प्रोबेबली बिकॉज हम लोग लिस्ट पे वर्क कर रहे थे और हम लोग पोजीशन पे वी आर असाइनिंग इट, मतलब मेरे को डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से आया हमारे पास, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो जब आप कॉल बाय वैल्यू में देख रहे हो, आपने बोला कि हम वैल्यूज पे वर्कआउट कर रहे थे, दीज आर वेरिएबल्स। ओके, तो ये होते हैं वेरिएबल्स। बट जब आप लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट में मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मैंने ट्यूटर इसलिए दिखाया था क्योंकि मेरे को पता था ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हाउ इट्स वर्किंग, कि भाई आप ऑब्जेक्ट्स दोनों को कैसे कंसीडर कर रहे हो। तो जब आप इसको प्रोसेस होते हुए देख रहे थे, तो वी आर यूजिंग सेम लिस्ट फॉर बोथ पार्ट, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं आपको ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे दिखाऊं, ठीक है, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप दोनों कोड की फ्रेम्स को देखना, दोनों कोड में फ्रेम्स आपकी अलग अलग है। को वैल्यू एग्जीक्यूट करता है एंड नेक्स्ट करा, तो देखो ये फन आया, फन के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ग्लोबल फ्रेम है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो दोनों की वैल्यूज, दोनों के मेमोरी लोकेशन जो है ना वो सेपरेट होती है। इसलिए यहाँ पर जब आप इसमें बात कर रहे हो किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो वैल्यू चेंजेस आएंगे। तो ये एग्जैक्टली क्या है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका इंडिविजुअल मेमोरीज होती है। हाँ, मतलब ये वेरिएबल्स हैं हमारे, वो इंडिविजुअल मेमोरीज की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ओके। Array name as address the 0th position. Yes, Rajneesh, you are correct. So जैसे रजनीश ने भी बहुत सही चीज बोली, अगर आपने C and C++ पढ़ी है ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये जब हम एरेज में बात करते हैं ना, एरेज के अंदर, C के अंदर, तो हम एड्रेसेस पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके, तो इंडेक्सेस जो होती हैं किसी भी एरे की, वो एड्रेसेस को रेफरेंस करती है। तो बट हम जब वेरिएबल में काम करते हैं तो हमारा डायरेक्टली वैल्यू पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम एड्रेसेस पे काम नहीं करते। बट इसमें क्या होता है ना, एड्रेसेस तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग है ना वैल्यू पास करते हैं। अगर यही सी का प्रोग्राम होता है, एम्परसेंड लगा के मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस बताता, वहीं पर हमारे पास दो अलग अलग कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पॉइंटर के थ्रू, एक इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं आप जावा में चेक करोगे तो जावा में आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस के लिए, आप डायरेक्टली उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते वेरिएबल, क्योंकि वो एज अ वैल्यू प्रोसेस करता है उसमें। ठीक है, ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, दैट वन इज व्हाट, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, जैसे इफ एल्स होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना, और जैसे इफ एल्स में हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स में इफ एल्स के अंदर इफ एल्स डिफाइन करते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके से होता है आपका क्या, नेस्टेड फंक्शन। तो मैं आपको नेस्टेड फंक्शन में एक सिंपल सा बनाता हूँ, एक डेफ आउटर नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और कॉलन किया, एंड यहाँ पे मैंने डेफ एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, प्रिंट डबल कोट्स दिस इज माय आउटर फंक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने डेफ इनर फंक्शन दिया, कॉलन किया, और मैंने इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे दिया, दिस फंक्शन इज व्हाट माय इनर फंक्शन। ओके, नाउ मैंने एक स्टेटमेंट और दिया, प्रिंट डबल कोट्स आउटर फंक्शन। ओके, तो अभी मेरे को बाहर में कौन सा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, ये वैसे ही कॉल होता है जैसे आपके नेस्टेड फॉर्म में। अभी आउटर फंक्शन के अंदर आपका इनर फंक्शन कॉल होगा, इनर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। बाहर आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन कॉल होगा। इजी था, ये था नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि आपका इनर फंक्शन जो है वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉलिंग नहीं दे सकता। ये बहुत ध्यान से समझना, मैं इस पे फोकस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। और क्लोजर के अंदर हम लोग यही चीज सीखते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन नेस्टेड है, तो नेस्टेड में आपको एग्जैक्टली इशू समझ में आया
कि भाई आपने आउटर फंक्शन को कॉल करा तो ये मेरे को आउटपुट दे रहा है, अगर मैंने बाहर इनर फंक्शन को कॉल किया तो मैं इनर फंक्शन विदाउट आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप देखो चला के दिखा रहा हूं मैं आपको, तो वो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बस क्लोजर फंक्शन आपको इसी में हेल्प आउट करेगा कि आपका इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के बिना चल जाए। मतलब आउटर फंक्शन की कॉलिंग आप भले बाद में करो, उसका एग्जीक्यूशन बाद में करो, बट आपका इनर फंक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए। हालांकि आपको जब मैं प्रोसीजर समझाऊंगा तो आपको प्रोसीजर ऐसा लगेगा कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटर फंक्शन को डेफिनेटली चला ही रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्लोजर पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। मैंने आपको बस इशू बता दिया कि हमने एक इशू देख लिया कि इनर फंक्शन को हम आउटर फंक्शन से तो कॉल कर पा रहे हैं, बट इनर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम उसको कॉलिंग नहीं दे पा रहे। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका यूज केस क्या होता है? क्योंकि मतलब इसमें क्या है कि हम एक इनर फंक्शन तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो आउटर के अंदर ही, तो मैं डायरेक्टली वही कोड लिख दूं, हाँ, तो मतलब इसका यूज क्या है? क्योंकि नॉर्मली जो मतलब प्रोग्रामिंग में शायद ऐसा होता होगा, जैसे हमारे सीक्वल में हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, जो फंक्शंस हैं हम इन्हें बना के एक अलग रख देते हैं, दीज आर कोड ब्लॉक्स। फिर जब हम अलग से कोई प्रोसीजर या कुछ लिखते हैं उसमें इन फंक्शंस को यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसे डिफाइन भी वहीं पर कर रहे हैं इनर वाले को, ठीक है, और डिफाइन के बाद उसे कॉल भी इसी के अंदर ही कर ले रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, मतलब उसका फायदा क्या हुआ? अगर मैं ये फॉर एग्जांपल जो आपने लिखा है प्रिंट इनर फंक्शन, ये मेरा डेफिनेशन है इनर फंक्शन की, इसकी जगह जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का प्रोग्राम होता वो मैं लिख देता, तो हाँ, डिफरेंस क्या क्रिएट होगा कि मैं आउटर के अंदर एक इनर फंक्शन लिखूं, उसमें a प्लस बी लिखूं, या मैं ये पूरा डेफिनेशन हटा दूं इनर फंक्शन का और डायरेक्टली ही a प्लस बी वाला प्रोग्राम लिख दूं? वो मैं यूज केस थोड़ा समझना चाह रहा था। मतलब समझे मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हाँ, हूँ एक्चुअली क्वेश्चन मैं समझ गया। आप चाह रहे हो, आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो हाँ बेसिकली, कि अगर मेरे को नेस्टेड फंक्शन यूज करना है तो मैं हाँ किस केसेस या किन सिनेरियोज में इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मैं कॉल भी वहीं पर कर दे रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को क्रिएट कर रहा है। अगर एब्सोल्युटली। कॉलिंग यहाँ नहीं होती तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं। ओके, सो देखो दो केसेस होते हैं। एक हम लोग जो केसेस यूज करते हैं दैट वन इज डेकोरेटर्स। सो कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन में कोई चेंजेस ना आए। ओके, और मेन जो फंक्शन है अपर लेयर फंक्शन आपको सेम दिखाई दे, आप कोई भी उसको वैल्यू पास करो वो रिजल्ट आपको सेम दे दे। सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक फंक्शन कॉलिंग किया, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया था a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, और आपने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करते समय आपने 2,4 पास किया। ओके, बट द क्लाइंट इज व्हाट, कि क्लाइंट ने बोला कि मेरे को रिजल्ट 2 ही चाहिए। आप 2,4 पास करो या 4,2 पास करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिनेरियो में फंस जाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए एक और फंक्शन कि हम ऐसा कोई एक और फंक्शन डिजाइन करके रखे हैं कि अगर हमारे पास 2,4 आता है तो वो फंक्शन चल जाए, अदरवाइज अगर आप 4,2 आता है तो ये दूसरा फंक्शन रन कर जाए। राइट, ओके, सिनेरियो समझ ओके। में आया? So for that approach we are using decorators, okay, और डेकोरेटर्स में हमें नेस्टेड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके। ओके, मतलब एक तरीके से रैपर बनाते हैं हम, वो आप बोल सकते हो, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा जो मेरे को मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो इज व्हाट, कि अगर मुझे एनकैप्सुलेशन का कोई अप्रोच करना है, एनकैप्सुलेशन किसी फंक्शन के थ्रू, तो नेस्टेड फंक्शन इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस। आप इसके थ्रू, इसके हेल्प से आप एनकैप्सुलेशन का जो अप्रोच होता है ना, वो स्कोप जनरेट कर सकते हो उसके अंदर। ओके। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास काफी सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि रिजल्ट, जैसे ये सबसे मेन सिनेरियो है जो मैंने अभी तक जो यूज किया नेस्टेड फंक्शन का सबसे ज्यादा, वो डेकोरेटर्स के थ्रू यूज किया है कि हमारा कोई भी आउटपुट आए रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम क्या करते, कंडीशन लगाते कोई ना कोई, राइट। सो फॉर दैट पर्पस वी आर क्रिएटिंग डेकोरेटर्स, और डेकोरेटर को अप्रोच करने के लिए हमें नेस्टेड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके। ओके, सो ये एक मतलब यूजफुल केसेस के बेसिस पे ये आपके सबसे ज्यादा
हेल्पफुल रहता है। और नेस्टेड फंक्शन का दूसरा जो यूजफुल केस होता है वो क्लोजर के लिए होता है। अगर आपको कोई क्लोजर डिजाइन करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लोजर डिजाइन करना है कि आप चाहते हो कि आउटर फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करने से पहले आप अपना इनर फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी चला दो, तो वो क्लोजर के अप्रोच के थ्रू आप यूज कर सकते हो। तो उसमें आपको नेस्टेड फंक्शन का यूज केस लगेगा पूरा कंप्लीटली। हाँ, मतलब इनकैप्सुलेशन वाला मतलब पूरा एक्सप्लेन करता है कि मैं कुछ ऐसा कोड है जो मैं नहीं चाहता कि भाई बाहर से कोई कॉल कर ले, उस टाइप का अगर मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो ये बहुत सही चीज रहेगी इसमें। हाँ ठीक है, मेक सेंस, है ना। तो ये आपके पास सिनेरियोस क्रिएट होते हैं जो कि आपको नेस्टेड फंक्शन के यूजेस में आपको हेल्प आउट करेंगे। Clear? So now the next part is what? Next part is what? कि इसके अंदर हमारे पास एक है ना वेरिएबल में एक कॉन्सेप्ट और होता है, that one is called, ये मैं ऊपर यूज कर रहा था बट मैं इसको वहां पर यूज नहीं कर पाया था, हम लोग इधर यूज कर लेते हैं, that is called what? नॉन लोकल। एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम दैट लिस्ट कॉलिंग किसी और वे से हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं कर सकते? कॉल बाय रेफरेंस मतलब कॉल बाय रेफरेंस जैसे आपने लिस्ट कॉलिंग बताया, आई थिंक सिमिलरली ट्यूपल कॉलिंग से भी ट्यूपल कॉलिंग भी कर पाएंगे। मतलब ट्यूपल और लिस्ट के अलावा आई डोंट नो, ट्रिपल में एक्चुअली मैं चेंजेस नहीं ट्यूपल में करता गेस मार रहा हूं, बट मतलब लिस्ट के अलावा मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए नहीं हम कर सकते कॉल बाय रेफरेंस? बाय रेफरेंस नॉर्मल वेरिएबल के लिए अप्रोच पाइथन के अंदर तो मे बी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एड्रेसेस पास नहीं कर पाएंगे ना उसके। ठीक है, मैं वही जस्ट जानना चाहता हूं। ठीक है, बट एक बार अप्रोच बना के देख लेंगे और पॉसिबिलिटी जनरेट करने में क्या जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो हम अरेंजमेंट करके उसको पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आईडीज होती है ना, तो वी कैन पास द आईडी फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो अगर वो आईडी यूटिलाइज करता है बट वो रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो वैल्यू की तरह उसकी आईडी को होल्ड कर लेगा, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे भी हमने जो ग्लोबल करके तो हमने वैसे भी इनडायरेक्टली वो रेफरेंस अचीव कर ही लिया, बट ठीक वो है। करा था बट वो एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस नहीं होगा वो। हाँ वो तो ये वाला जो है ना, ये हाँ। अप्रोच है ना, कॉल बाय रेफरेंस के केसेस में नहीं आएगा। कॉल बाय रेफरेंस में एग्जैक्टली क्या होगा ना, हमें यहाँ से वैल्यू पास करनी होगी। तो एक मेरे माइंडसेट में अभी जस्ट एक आया था कि मैं एक आईडी पास कर दूं, क्योंकि हम लोग अगर C++ या जावा की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेसेस पास कर देते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना के। बट है ना, यहाँ से अगर मैंने आईडी इसको पास करी, अगर ये मेरा वेरिएबल है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो आईडी का वैल्यू होगा ना वो उसको एज अ वैल्यू कंसिडर कर लेगा एग्जैक्टली एड्रेस की जगह। एग्जैक्टली तो वहां पर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि ये यहाँ पे मैं उसको कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज तो होगी, थोड़ा सा मेरे को इसको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब बना लेंगे कोई अपन, जानना चाह रहा था, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे तो नहीं है, बट ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और था नॉन लोकल वेरिएबल, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नेस्टेड फंक्शन में देखने को मिल जाता है कि हमारे पास एक डेफ फन आउटर फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास एक्स है। तो एग्जैक्टली ये जो एक्स है ये एग्जैक्टली ग्लोबल, मतलब जैसे आपने बाहर अभी ये वाला सिचुएशन देखा ग्लोबल वाला, ये मैं आपको अभी बताता, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ग्लोबल वाले में क्या हो रहा था कि ये अभी आउटसाइडर फंक्शन के लिए तो लोकल वेरिएबल था, आउटसाइडर ये लोकली काम कर रहा था, लेकिन फंक्शन के अंदर ये लोकली वर्कआउट नहीं कर रहा था। बट हमने क्या यूज करा, ग्लोबल यूज किया, तो इसी को हमने सारे पूरे फंक्शन में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर लिया। अब हमारा पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपने फंक्शन कॉलिंग में अगर आपने एक्स दे रखा है, ओके, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया एंड ब्रैकेट यूज किया, एंड यहाँ पर मैंने दिया, मैं यहाँ पे आउटर लिख देता हूँ ताकि हमारे को क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आउटर का एक्स है, ओके। अब इस एक्स को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे असाइन कर देते हैं, चलो यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे, इसी में असाइन कर देते हैं 80, ओके। और मैंने एक डैफ इनर नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर x को मैंने असाइन कर दिया 78, और मैंने इसको यहाँ पे दिया, एंड दिस इज व्हाट माय इनर पार्ट, एंड ये हो गया हमारा इनर फंक्शन। और मैंने इनर के बाद आउटर को कॉल किया,
ओके, अभी आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा? आउटपुट जो आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा 80, 78, 80, 80, 78, 80। नॉर्मल था, इसमें कोई अलग से मैंने कुछ चीज अलग से प्रोसेस नहीं करी। तो बस मैं क्या चाहता हूं, ये वाला जो x है, यही x इनर के अंदर यूटिलाइज हो। तो हमने एक चीज सीखी थी, क्या? ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं ये वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता, बट मैंने ये चीज यूज करी, ग्लोबल एक्स। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, इस पे 80 आया, इनर पे मेरा 89 आ रहा है। क्यों आ रहा है 89? यस, एनीवन? कोई आंसर कर सकता है? गलती से हुआ पर हो गया वो। 89 क्यों आ रहा है? ऊपर कहीं तो नहीं हमने x की वैल्यू 89 की थी? ठीक है, तो वो कौन सा वाला 89 ले रहा? हम लोग ऊपर खेल रहे थे ना, जो हमने बाहर किया था ना, एक्स ये वाला 89 आ रहा है वो। ठीक है, ओवरराइड तो हो गया हुआ है। क्या, वो उसने ऊपर वाला वो उठा नहीं, लिया। एक सेकंड, वो ओवरराइट क्यों हो रहा है? मतलब इनर वाले के लिए जो बाहर वाला x80 है, जो लाइन नंबर 2 में आ रहा है, इसके लिए तो ये ग्लोबल होना चाहिए ना? वाला नहीं, ये नहीं। आउटर का फंक्शन है ना, आउटर का पार्ट है, ये आउटर का लोकल वेरिएबल है। मतलब इसके लिए तो यही, मतलब व्हेन वी से ग्लोबल, तो हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं कि अपने ब्लॉक से जो इमीडिएट ऊपर वाला ब्लॉक है उसके अंदर वैल्यू क्या है, राइट? मतलब जो ओपन में पड़ा हुआ है। शायद सी में तो हम ऐसे होता था कि एक ब्लॉक अंदर ब्लॉक, मतलब 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, और 4 ब्लॉक का जो 4 ब्लॉक में अगर हम ग्लोबल वेरिएबल रेफर करना चाहेंगे तो 3 वाला होगा, रादर देन बिल्कुल ही 1 के आउटसाइड वाला। मतलब वहां पर ऐसे होता, तो शायद मतलब मैं जानना चाहता कि वहां पर क्या होता था ना, वहां पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सी के साथ में कंपेयर करोगे ना, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, वहां पर है ना, ये रहता है हमारे पास। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना आगे, इंटीजर। अच्छा, तो एक नया वेरिएबल क्रिएट इनिशियलाइज हो रहा है, फिर उसके बाद वैल्यू असाइन हो रही है। हाँ, वहां पर है ना, क्या होता है, जो डेटा टाइप रहता है ना, वो भी एक अपना रोल प्ले कर देता है। अब यहाँ पाइथन में क्या प्रॉब्लम है, पाइथन में ये प्रॉब्लम है कि अभी मैंने ग्लोबल एक्स लिखा, वो तो मेरे को क्लिक कर गया एकदम से 89 कहाँ से आ रहा है, इसलिए। अदरवाइज मैं ये 89 ढूंढ रहा होता कि मैंने 89 तो पूरा उसमें कहीं भी असाइन नहीं किया, और ये मेरा 89 पिकअप कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक्स अगर आउटर होता है ना, तब ये डेटा को यूटिलाइज कर लेता। ठीक है, अब मेरे को ये वाला जो एक्स था, ये आउटर का था, मतलब ये आउटर का लोकल वेरिएबल है, ये इनर के अंदर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैप ग्लोबल एक्स लिख दो, तब भी आपको बाहर से यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इसी की मेमोरी को नीचे यूज करना है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या? नॉन लोकल एक्स। तब ये ऊपर वाला जो आउटर का एक्स है, वो उसको यूटिलाइज करेगा। जैसे आउटर मतलब इमीडिएट आउटर, क्योंकि अगर आप आउटर के अंदर इनर के अंदर सब इनर लिखते हो, तो हाँ, सब इनर में जाके जब आप नॉन लोकल लिखोगे तो वो इनर वाला यूज करेगा, इनर मतलब वाला यूज करेगा, है ना? वही है ना? यस। ठीक। अगर और नेस्टेड करते जाओगे तो नॉन लोकल एक्स, नॉन लोकल एक्स, इस तरीके से हम उसको मतलब इमीडिएट माइनस 1 लेवल वाला यूज करेगा, राइट? एक तो और जब हम लेवल ग्लोबल लिखेंगे तो बिल्कुल ही प्योर ग्लोबल, जो कि बिल्कुल ही डेफ के जो आउटसाइड, जो आउटर होगा ग्रीन पूरे ब्लॉक में तरीके लिखा से होगा। ठीक है, कंप्लीटली। ओके, क्लियर? ये चीज क्लियर हुई पूरी कंप्लीटली, नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट भी। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं रोक दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इजी से है, उसमें आपको इतना नहीं देना, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यूजेस आएंगे, आप कहीं ना कहीं इसके यूजेस देखोगे रिटर्न। एक सेकंड बिफोर वी गो टू नेक्स्ट स्टेप, जब आपने नॉन लोकल एक्स लिखा, एक्स इक्वल टू 56 असाइन कर दिया, तो मतलब कि जो बाहर वाले एक्स को 56 असाइन हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। हम नीचे भी देखेंगे तो दोनों वैल्यू, इसलिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिख रखा था कि अगर मैंने इसमें वैल्यू चेंज करी तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है। ओके, एक स्टेटमेंट और था कि आप अभी तक फंक्शन को देख रहे थे, सो दिस इज माय डेफ एंड दिस इज माय फन, और अब मैंने फंक्शन में क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और इसके अंदर डबल कोट्स करके मैंने बहुत सिंपली क्या लिख दिया, स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे फिर कॉल किया फन, सॉरी फन को कॉल नहीं करना, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और अंडर ब्रैकेट मैंने इसके अंदर लिखा
स्टॉप। अभी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए अगर मैं फन को कॉल करूंगा तो? स्टार्ट स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन यहाँ पर स्टॉप हो। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि फंक्शन अपने आप को एक्नॉलेजमेंट कैसे करता है कि यस मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है कि नहीं करना है। जैसे हम लोग कॉल कनेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपस में या ऑफिस के अंदर, तो हम कॉल कनेक्ट करने के बाद हेलो हाय ये ग्रीट करते हैं ताकि हम सबको बताएं यस वी आर कनेक्टेड, यस वॉइस क्लियर है, अब हम अपना प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसेस कर, अपना जो काम है वो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फंक्शन कैसे अंडरस्टैंडिंग लेता है? तो फंक्शन में दो केस देखे कि आपने अगर फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसकी? नन। ठीक है, डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू इज व्हाट? नन। तो मैंने क्या देखा कि भाई अब मेरे को तो एक स्टेटमेंट मिला कि डिफॉल्ट ये नन रिटर्न करता है, तो अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता होगा तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक्स के अंदर होल्ड कर ली ताकि डायरेक्टली मैं प्रिंट में भी लिख सकता था। तो मैंने यहाँ पे होल्ड करी और मैंने यहाँ पे देखा रिटर्न वैल्यू बाय फंक्शन। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली जो यूज है ना वो रिकर्शन में है। ठीक है, मैंने इसको एक्स लिखा और मैंने रन कर दिया। तो देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रही है? नन रिटर्न कर रहा है। तो क्या आगे जो हम प्रोग्राम बनाए थे वी आर यूजिंग दीज रिटर्न स्टेटमेंट। वो ये टाइप ऑफ एक्स दिखाएंगे क्या होगा? कॉमा टाइप ऑफ एक्स। हाँ नन है ना? अच्छा नन की टाइप भी एक्स? नहीं टाइप ऑफ एक्स। अच्छा टाइप ऑफ एक्स। नन टाइप। अच्छा ठीक। ये एक्चुअली वेरिएबल है। जब आप लैम्डा फंक्शन यूज करोगे ना तब हम एक्स में जब वैल्यू रिटर्न कराते हो उस टाइम पे एक्स या जो भी वेरिएबल आप लैम्डा के सामने यूज करते हो तब ये फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, आगे बताऊंगा मैं आपको, डिफरेंस आपको समझ में आएगा उसमें कि एग्जैक्टली किस तरीके से वैल्यू चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये नन आया तो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली क्या होता है ना, रिटर्न स्टेटमेंट इसमें डिफॉल्टली प्लेस्ड है, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप टर्बो यूज किया होगा आप लोगों ने कॉलेज टाइम में सी या सी प्लस प्लस के लिए, तो आपको ये ध्यान होगा कि जब हम कोई भी फंक्शन उसके अंदर डिजाइन करते थे तो हमसे बोला जाता कि आप फंक्शन डिजाइन करते समय या मेन फंक्शन भी आप बनाते थे तो आपको नीचे रिटर्न लिखना स्टेटमेंट कंपल्सरी होता है। जब आप मेन फंक्शन के आगे इंटीजर लगा के काम करते थे, वॉइड लगाते थे तो वो अलग चीज होती थी, वॉइड में नहीं लगाना होता था। इंटीजर या वॉइड को छोड़ के कोई भी आप डेटा टाइप लगा के काम करोगे तो आपको वैल्यू रिटर्न करनी होती थी उसको। तो दिस इज अ पॉइंट कि वहां पर रिटर्न करनी होती थी। फिर आपने जैसे अदर उसमें देखा तो वहां पर ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा था। तो इसमें हमारे पास है ना किसी भी टाइप का कोई फंक्शन के आगे पैरामीटर्स नहीं, मतलब वो नहीं होता डेटा टाइप फॉर्मेट। तो हमें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न आती है वो कौन सी रिटर्न आती है? नन आती है। अब यहाँ पे तो आपके पास सिस्टम क्लियर हो गया। अब रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जैक्टली यूजेस क्या होता है? आप एक तो किसी भी प्रोग्राम को कोई भी फंक्शन जो होता है ना उसको कहीं भी आप टर्मिनेट कर सकते हो बाय यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, रिटर्न 0। तो आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर दो, टेक्स्ट पास कर दो, ये हर प्रोग्रामिंग में होता है, आप जो मर्जी हो वो वैल्यू उसको रिटर्न कर सकते हो। तो देखो ये अभी स्टॉप कहाँ हो गया? स्टार्ट पे। ठीक है, अब मेरा प्रिंट स्टेटमेंट मैं इसके नीचे दे देता हूँ तो फंक्शन के पास से कौन सी वैल्यू रिटर्न आएगी मेरे पास? 0। दिस इज द पॉइंट कि आप किसी भी फंक्शन को कहीं भी टर्मिनेट कर सकते हो और कोई वैल्यू पास करके आप अपने रिजल्ट भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डेफ एडिशन नाम का प्रोग्राम में बना लेता हूँ। दिस इज माई ए कॉमा बी, बहुत सिंपल सा है। आप जब पैकेजेस डिजाइन करोगे, मैं मॉड्यूल जो होते हैं पैकेजेस जो होते हैं वो डिजाइन करना भी बताऊंगा आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे हम लोग उन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने ऐड फंक्शन लिया, उसके अंदर 3,4 पास किया और मैंने बहुत सिंपली इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट डबल कोट्स रिजल्ट इज, कॉलन करा, डबल कोट्स कॉमा।
अब आप समझ गए, मैंने फंक्शन प्रिंट के अंदर ही इसको डिजाइन कर रखा है। अब मैंने इसके अंदर बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखा, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट, रिटर्न a plus b. Okay, so we can design the function like this type. तो रिटर्न स्टेटमेंट के जो सबसे ज्यादा यूजेस आपको मिलेंगे ना, वो आपको यूजेस मिलेंगे जब हम पैकेजेस डिजाइन करते हैं। पैकेजेस इज व्हाट कि आप कोई बंडल या कोई आप टास्क डिजाइन करोगे जिसको आप इंपोर्ट करके आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो रिटर्न स्टेटमेंट क्लियर हुआ? इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने मॉर्निंग में किया था। जैसे आपने ब्लॉक नंबर 66 में रिटर्न 0 है ना, जहाँ पे लिखा आपने, वहां पे एंटर मारिए एंड में जाके, और एक यहाँ पे कमेंट लिखिए समथिंग हैश कुछ भी लिख दीजिए। अब आपको एरर आना चाहिए। अच्छा, पता नहीं मेरे कंपाइलर में जब इसके बाद में जब चलाता हूँ तो वो कहता है कि ये स्टॉप वाला जो है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट करके एरर आता है मेरे पास। वो इसलिए आता होगा क्योंकि मेरा अलाइनमेंट सही है। हाँ वही, अगर मतलब मेरा ऐसे। अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा ना तो इंडेंटेशन एरर दे देगा मेरे को। अच्छा, मेरे केस में वैसे ही आ रहा था, तो मैं हाँ, देखना चाहता आपका एरर। ठीक। क्योंकि आप ना कभी भी पाइथन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज का भी रहता है, अलाइनमेंट अगर थोड़ा भाई हल्का सा भी एक स्पेस होगा ना, आपको देखने से नहीं पता चलेगा और आपके उसमें एरर आ रहा होगा। ठीक है, और एरर आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका होता है, देखो कभी भी पाइथन का एरर आएगा ना तो ये जो मेरा कर्सर है ना उसके ऊपर देखो एक एरो बना हुआ है, इस एरो को ढूंढा करो बस। ये एरो आपको जहां मिल गया तो दैट मीन्स कि इस वाली लाइन में एरर है कहीं ना कहीं, तो आपको सी पे फोकस करना होगा और एरर से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है पाइथन के अंदर जो मुझे लगी, कि इसमें जो एरर्स का आइडेंटिफिकेशन या एरर के लिए जो मैसेज पास होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो बहुत क्लियर है। अदर प्रोग्रामिंग जैसे नहीं है कि सिंपल एक क्लास का नाम दे दिया और आप ढूंढते रहो, जिसको प्रोग्रामिंग आती है वही कर सकता है। लेकिन इसमें इतना इजी दिया है कि अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो भी आप इसको पढ़ के रिजॉल्व कर लोगे इस एरर को। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? यस, अभी भी फंक्शन बाकी है, डोंट वरी, फंक्शन बहुत बड़ा है, काफी कुछ इसके अंदर ऐसा है जो डाइजेस्ट करना बहुत गेम हो जाता है, बट इतना पार्ट जो था वो रिलेटेबल पार्ट था। ये इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? क्लियर है? अभी तो नहीं। अभी तक नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन पे है ना कोई क्वेरीज जनरेट नहीं होती, क्वेश्चन जनरेट नहीं होते इस पे ना, वर्बल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस पे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। आप देखोगे मैंने कोई भी प्रोग्राम रन नहीं किया, बहुत सिंपली कंसेप्चुअल बेसिस पे काम किया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप है ना इसको ट्राई करना, दिस इज द टास्क, बहुत सिंपल सोबर सा टास्क है कि प्राइम नंबर्स आप लोगों को निकालने आते हैं, प्राइम नंबर्स के सीरीज आपको बनानी है, सीरीज प्रोग्राम बनाना है। ओके, स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, अक्सर गलत, मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। सीरीज आपको बनानी है, सीरीज में आपको क्या डिजाइन करना है कि सपोज मैंने आपको बोला 200 टू 20,000 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इसमें फंक्शन कॉन्सेप्ट्स का यूटिलाइजेशन करना है। तो इसमें क्या क्या चीज यूज कर सकते हो आप, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा इसमें। सेकेंड वन इज आपका रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है एंड हाँ ये ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये वाला आप इसको ट्राई करके देखना। ओके, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चीजें क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, इस टास्क को आप एक बार अप्रोच करके देखना कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, बट बाय यूजिंग फंक्शन आप उसको यूज करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत सारे टास्क में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, बट उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। उस क्वेश्चन का नाम, उस नंबर का नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग।
इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो अक्सर हमें यूज में आ जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, या कभी हम कोई चीज टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें हमें इसके अंदर एक छोटा सा टास्क है वो आपको डिजाइन करना पड़ता है जिसके बेसिस पे आर्मस्ट्रांग नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो आप इसको देखना कि आप उसको फंक्शन के थ्रू कैसे यूज करते हो। बाय यूजिंग फंक्शन आपको यूटिलाइज करना है। यू कैन यूज एनी वन ऑफ थिंग कि जो आप रिटर्न यूज करना चाहते हो, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ओके ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं एचटीएमएल फाइल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आपको शेयर कर दूं पहले। ओके, मैं इसी को ओवरराइट करवा दूंगा आपको, ठीक है, फंक्शन वाली। मैंने एचटीएमएल फाइल आप लोगों को भेज दिया। थैंक यू। ओके, तो इसको आप लोग देख लेना एंड ठीक है, बाकी आप एक बार विनीत से डिस्कस कर लेना नेक्स्ट क्लास कब रखना है, तो मेरे को पता चल जाएगा उनके थ्रू। ओके, थैंक यू विशाल। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय। Bye.